डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की प्रश्नमाला 3 बहुपद का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 3.3 और 3.4 जो इसका भाग है, बहुपद से जो समीकरणें बनती है द्विघातीय समीकरण, तो द्विघात समीकरणों के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें पहला सवाल देखते हैं कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण अधिकतम जो चर राशि की घात होती है वो उस समीकरण को निर्धारित करती है। भी ये द्विघात समीकरण है या त्रिघात है, तो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण है। तो जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, उसमें हम परिवर्तित करेंगे जो भी अपने को टर्म दी हुई है उसको, तो हमें पता लग जाएगा भी ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये दिया हुआ हमें x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 और x माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे तो प्लस x और ये प्लस में है 8, बराबर अंदर अब x प्लस 2 x माइनस 2 a प्लस बी ए माइनस बी, वैसे लिख दें सीधा x स्क्वायर माइनस 4, यानी x स्क्वायर और 2 का 2 से हुआ 4, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 बन गया। पक्षांतरण कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे माइनस का, 4 को इधर लेके आएंगे प्लस का, बराबर में कितना आ गया 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, बचा क्या हमारे पास x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। तो इसमें x की बड़ी घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, रेखिक समीकरण है, ये तो एक घात की समीकरण है। इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखते ही हमें ये नहीं बताना भी ये द्विघात समीकरण है। देखें तो यहाँ बड़ी घात x की स्क्वायर दिख रही है, लेकिन अभी तक ये मानक रूप में नहीं है समीकरण। तो मानक रूप में चेंज करने में हमें पता लगेगा कि क्या ये द्विघात है या त्रिघात है, किस प्रकार की समीकरण है। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ x से गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ x से गुणा करते ये नीचे वाला x खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x गुणा 1/x, ये x से x कैंसिल हो गया, और बराबर इधर भी x से गुणा करेंगे तो x की कितनी बन जाएगी 3। परिणामतः हमारे पास ये चीज़ बची, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा माइनस 1 इधर जाएगा माइनस इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण न होगी क्या है, त्रिघात समीकरण है। तो इस प्रकार हम समीकरण का पता लगा सकते हैं किस प्रकार की ये समीकरण है। अब है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना। दी गई द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि के द्वारा हल कीजिए। द्विघात समीकरण को हल करने के कई विधियां हैं हमारे पास, यानी उसके मूल ज्ञात करने के कई तरीके हैं। सबसे पहली विधि है इसके अंदर ये गुणनखंड विधि। तो जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, दूसरे का पहला प्रश्न है ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो इसको तो ऐसे कैसे रख लेंगे, इस 5x के ऐसे 2 भाग करने हैं कि जिनका गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर हो। इस 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, तो क्या कर सकते हैं, -3x माइनस 2x, देखो 3 दूनी 6 प्लस के 6x स्क्वायर बन रहे हैं, ये प्लस 3 वैसे के वैसे बराबर में 0। दोनों में कॉमन आ रहा है, कुछ x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, यानी -1 कॉमन है, 2x, ये यहाँ बीच में माइनस है, देखो माइनस बचेगा। सेम वैसे यहाँ भी क्या आएगा, क्योंकि बार माइनस कॉमन ले लिया तो -3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 ब्रैकेट में ये संख्या कॉमन आ गई, बची क्या हमारे पास x माइनस 1 बराबर में 0। अब दो संख्याओं का गुणा यदि 0 के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणा यदि 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि या तो ये 0 है या ये 0 है। तो जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ गया 3, पक्षांतरण करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 3/2,
या जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 1। तो x बराबर 3/2 और 1 इसके क्या हैं, समीकरण के हल हैं। और प्रश्न देखते हैं हम दूसरा, इसका 7वां प्रश्न है ये। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x² को तो ऐसे कैसे, इसके दो टुकड़े करने कि जिनका गुणा क्या हो, 3 दूनी 6x² हो। तो इसके दो टुकड़े मैं कर सकता हूँ -√6x माइनस √6x। तो 2√6x हो गए और इनका गुणा करके देखो, √6 का √6 से करेंगे 6 ही बनेगा, प्लस में 2 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेना है हमें, तो क्या कॉमन टर्म आ रही है हमारे पास। तो देखो ऐसे आपको कॉमन टर्म नहीं दिखाई दे रही, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो आपको दिखाई देने लग जाएगी। √3 और x²। इस 3 को मैंने √3 गुणा √3 लिख दिया, लिख सकते हैं। माइनस इसको √3 गुणा √2x, इसको भी √3 गुणा √2x, और 2 को √2 गुणा √2 और बराबर में 0। अब आपको आसानी से दिखाई देने लग गई भी क्या इसमें कॉमन आ रहा है। तो √3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या √3x और यहाँ पर माइनस √2, इधर माइनस √2 कॉमन आ रहा है, तो √3x माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ भी माइनस बन जाएगा, √2 बराबर 0। परिणाम था हमारे पास √3x माइनस √2 कॉमन आ गया और बचा क्या √3x माइनस √2, ये बच गया बराबर में 0। यानी ये गुणा ये बराबर 0, तो या ये 0 या ये 0। तो √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x बराबर क्या आ गया √2, x बराबर √2 के भाग में आ जाएगा √3। सेम वैसे दोनों गुणनखंड सेम है, अतः दोनों मूल इसके समान ही होंगे। तो √3x बराबर क्या है √2, x बराबर √2/√3। दोनों मूल समान है दो मूल ही, क्योंकि दो घात की समीकरण है, दो शून्य के यानी कि दो हल निकलेंगे समीकरण के, लेकिन दोनों समान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें इसी का है गुणनखंडी, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूँ। ये गुणनखंडी विधि के द्वारा ही समीकरण को हल करना है। इसका 10वां प्रश्न है दूसरे का। तो सीधे इसके अगर हम टुकड़े बनाने चाहें तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई दो संख्याएं हमें नहीं दिखाई दे रही कि इसको ऐसे दो भागों में तोड़ लें कि ये इन दोनों का गुणा बन जाए। तो थोड़ा सा इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ इसमें लेस करना पड़ेगा, उससे ये बन जाएगा प्रश्न। तो देखो इसके अंदर 4x² ऐसे कैसे है, माइनस इस 2a² को मैं लिख देता हूँ -2a² माइनस 2a², दो बार लिख दिया, दोनों ये का यही पड़ा है। अब b² की टर्म इसके अंदर है नहीं, तो b² की हमें टर्म इसमें लेके आनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो 2b² जोड़ देते हैं और एक बार 2b² घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज हो जाएगा, प्लस a² माइनस a⁴ माइनस b⁴। अब इसके अंदर देखो 4x² माइनस 2a²x, और इसको मैं इसके इधर पास में लेता हूँ 2a²x प्लस 2b²x, और इन दोनों को ऐसे लिख देते हैं 2a²x माइनस 2b²x प्लस a⁴ माइनस b⁴। कुछ नहीं किया, थोड़ा टर्म एडजस्टमेंट किया, इधर उधर कर दिया पदों को, कि ये 2a²x यहीं था, 2b²x इधर ले आई, और ये 2a²x वैसे वैसे, ये माइनस का 2b²x ये वैसे वैसे। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 4x², इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -2x कॉमन आ रहा है, -2x, तो बन गया a² माइनस b²।
इसी प्रकार इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है, -2x, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। पूरे के अंदर 4 का डिवाइड कर देते हैं। तो देखो पूरी समीकरण में 4 का भाग देंगे, ये समीकरण रूप में है, बराबर 0 चल रहा है इसमें। पूरी समीकरण में 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग दिया एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस इसमें 4 का भाग देंगे तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2। इसमें 4 का भाग देंगे तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 2। बटे में 4 का भाग दे रहा हूँ मैं, तो वो 2 से 4 कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो 4 का भाग दिया मैंने, यानी 2 गुणा 2 का, दोनों टर्म ये इस तरह की बनाने के लिए। इसके अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इस पूरे के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। क्या बचा, x माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इस दोनों में x कॉमन आ गया, इन दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 पूरे के अंदर कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में बच गया हमारे पास x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर 0। बराबर सबके 0 चल रहा है, तो या तो ये 0 या ये 0। तो जब x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर 0, तो x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इसी प्रकार सेकंड टर्म, जब x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर 0, तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। इसी का एक प्रश्न और है, छोटा सा अंतिम प्रश्न, 11वां प्रश्न, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स माइनस बी सी बराबर 0। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको टुकड़े किए हुए पड़े हैं, बस थोड़े से एडजस्टमेंट आपको देखनी है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स का दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बी सी बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बी एक्स, सीधा कॉमन आ गया बी एक्स, इधर बचा ए एक्स और इधर बचा प्लस में b। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन टर्म दिखाई दे रही है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पर ए एक्स नहीं है, यहाँ क्या है ए सी है। तो जब ए बी स्क्वायर का एक्स से गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर एक्स बनेगा, और ए सी एक्स को करेंगे तो ए सी एक्स बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लिया बी एक्स, तो ए एक्स प्लस बी, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, माइनस सी, तो ये भी बन जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर 0। दोनों ब्रैकेट्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस बी बचा क्या, बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो जब ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ए एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस बी, इम्प्लाइज एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। सेम वैसे दूसरी कंडीशन, जब बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो बी एक्स बराबर क्या आ गया, सी, और एक्स बराबर सी अपॉन बी। गुणनखंड करने की ये अलग विधि है जो 3.4 के अंतर्गत है आपके करने। इसमें भी गुणनखंड है, इसके गुणनखंड भी हम उसी विधि से करें तो वही समीकरण के हल आएंगे। समीकरण के हल ही हमें ज्ञात करने हैं। इसकी विधि ये भी है कि हम गुणनखंड के द्वारा भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमें
सवाल में अगर इस तरह लिखा आ जाए कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, तो पूर्ण वर्ग विधि से ही सवाल को हल करना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग विधि के अंदर कुछ एक आपको स्टेप ध्यान में रखने हैं, फिक्स स्टेप है, प्रत्येक सवाल उसी तरह से होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, चर पदों को अलग करना है और अचर पदों को अलग करना है, यानी पक्षांतरण करना है इस प्रकार से कि चर पद अलग हो जाए, अचर पद अलग हो जाए। अचर पद यहाँ माइनस का 2 था, 2 था, 2 को इधर ले गए, माइनस का हो गया। पक्षांतरण करने पर सीधा ही लिख सकते हो या थोड़ा लिख सकते हो यहाँ पर, पक्षांतरण करने पर। दूसरा स्टेप है एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाना, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाना है हमें। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो पूरी समीकरण में दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 3 का भाग देने पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में 3 ही है तो 3 का भाग देंगे। 3x² / 3 माइनस 5x/3 बराबर -2/3। तो सबके अंदर 3 का भाग देंगे, तो इसमें 3 का पूरा पूरा चला गया भाग, तो क्या बन गया, x² माइनस ये 5/3x और बराबर में ये -2/3। 2 चरण क्लियर हो गए। पहला चरण अचर पदों को अलग करना, तो ये 2 था, इसको इधर ले गए। दूसरा चरण x² का गुणांक इकाई बनाना। तीसरा चरण है x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग। यहाँ मैं लिख देता हूँ, x का गुणांक देखो हमारे पास क्या है, -5/3 है, और किसी चीज़ को आधा करना है तो इसका मतलब उसको 1/2 से गुणा कर दो और फिर उसका क्या करना है, वर्ग। यानी -5 का वर्ग करेंगे तो ऊपर कितना बन गया, 25, और 3 दूनी 6 का वर्ग करेंगे तो कितना बन गया, 36। 25/36 दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ हम कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो वही काम करना है। x² माइनस 5/3x, इसमें जोड़ना है आपको 25/36 और बराबर -2/3 है, इसमें भी जोड़ना है 25/36। तो यहाँ से अब आपको देखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, केवल बीच में निशान देखो तो यहाँ माइनस का निशान आएगा। यहाँ ये a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a की जगह क्या है इसमें, x, और b की जगह, क्योंकि ये 25/36 किसका वर्ग है, 5/6 का, तो x माइनस 5/6 का ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। इधर इसको हल कर लेंगे हम, लघुत्तम कितना आ गया, 36, 12 3 36, तो 12 दूनी 24, और 36 एकम 36, तो 25 एकम 25। इधर इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर माइनस के 24 है और प्लस के 25 है, तो प्लस का क्या बचेगा, 1/36। अगला स्टेप ये है, प्रत्येक प्रश्न के अंदर ये स्टेप चलेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। इसका वर्गमूल करेंगे तो आएगा x माइनस 5/6, क्योंकि वर्ग का वर्गमूल करेंगे स्क्वायर हट जाएगी, और बराबर 1/36 का वर्गमूल करेंगे तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया और ऊपर 1, लेकिन क्या आएगा ये प्लस माइनस 1/6, क्योंकि प्लस की संख्या का वर्ग करें प्लस 1/6 का तो भी 1/36 बनता है, माइनस 1/6 का करें तो भी 1/36, तो दोनों ही हो सकते हैं, इसमें प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। तो अब इसके दो मूल कैसे निकलेंगे, यानी दो हल कैसे निकलेंगे, एक बार तो हम क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह ले लेंगे। चिन्ह लेने पर x माइनस 5/6 बराबर में क्या ले लेंगे, प्लस 1/6। पक्षांतरण करोगे x बराबर 1/6 प्लस 5/6, लघुत्तम 6 आ गया तो 1 + 5 यानी 6/6। हल कितना आ गया, 1। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x माइनस 5/6, तो ऐसे कैसे,
x माइनस 5/6 बराबर में ये ऋणात्मक लेना है -1/6। तो x बराबर ये आ गया -1/6 प्लस 5/6। इधर आया प्लस का हो गया, लघुत्तम आया 6 तो -1 प्लस 5 ये आ जाएगा 4/6। तो इसको थोड़ा सा आप कैंसिल कर सकते हो 2/3। तो 1 और 2/3 ये दोनों इसके क्या हैं, शून्य कहें, मूल हैं या हल हैं। निम्न समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करो। समीकरण के मूल या समीकरण के हल ज्ञात करने की तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि। तो सबसे पहले तो आपको श्रीधराचार्य विधि का पता होना चाहिए क्या होता है। और इसने सबसे पहले एक अलग बात कही है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो अस्तित्व है या नहीं है ये कौन बताएगा। तो ये श्रीधराचार्य का एक विव्यक्तिकार या विवेचक है जो मैं अलग से आपको बताता हूँ, पहले क्या होता है वो बताएगा। b² माइनस 4ac, इसको डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विव्यक्तिकार। जो मूल हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसका विव्यक्तिकार ये b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं पृथक 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 पृथक, मूल वास्तविक और पृथक पृथक। यदि ये b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो भी मूल क्या होंगे, वास्तविक ही होंगे, वास्तविक व समान, ये वास्तविक व बराबर। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये b² माइनस 4ac क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, या ऐसे कह सकते हो वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी मूल काल्पनिक होंगे। तो सर्वप्रथम ये हमें जांच करना है, फिर आगे सवाल को हल करना है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो ज्ञात नहीं करने, वास्तविक है यानी उनका अस्तित्व है, वास्तविक होंगे तो अस्तित्व होगा, तो हमें ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम ये चेक करेंगे हम कि इसके मूल विद्यमान है या नहीं है, यानी अस्तित्व है क्या। तो b² माइनस 4ac, तो b इसमें क्या है, x का गुणांक होता है, तो -2√2 का स्क्वायर, 4ac 4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 1। अब देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, √2 का करेंगे तो 2 यानी 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितना आया 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे यानी अस्तित्व है उनका मूलों का। तो अब श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है मूल ज्ञात करने का, बट्टे में 2 है, ये विवेचक यहीं से लिया गया है। -b तो माइनस और माइनस, क्योंकि ये तो b के साथ है माइनस, प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने डायरेक्ट यहाँ निकाल लिया 0, तो आप सीधा 0 ही लिख सकते हो या यहाँ रख दोगे तो वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 1 और बटे में 2a, 2 गुना a का मान कितना है 2 ही है, तो ऊपर ये माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस 2√2 प्लस माइनस, इसको हल किया तो कितना आया 0 ही आया, 0 का वर्गमूल करेंगे 0 ही आएगा, बटे में 4, तो 2√2 बटे 4 ये कट गया, बटे में क्या आया 2, या देखो ऊपर √2 है नीचे कितना है 2 है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1√2 गुना 1√2, 1√2 से 1/√2, यानी दोनों ही मूल इसके क्या हैं 1/√2 ही हैं, दोनों समान है तो 1 निकल गया सीधा ही, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ से 0 के अंदर विलीन हो गया, तो दोनों मूल यही आएंगे 1/√2 और 1/√2। तो इस विधि से आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कोई नहीं कहे भी इस विधि से हल करो तो आप श्रीधराचार्य विधि से आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हो या समीकरण के हल
ज्ञात कर सकते हो। आगे कुछ समस्याएं इस तरह से कथन के रूप में आ जाती है, तो उनको आप फिर आगे हल तो कोई भी विधि से कर सकते हो, लेकिन उसका पहले आपको क्या करना है, कथन से समीकरण का निर्माण करना है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। तो क्रमागत है तो मान लेते हैं पहला विषम धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x है। अब एक हमने कोई x मान लिया तो अगला विषम, जैसे एक के बाद विषम 3 आता है तो 3 कैसे आएगा, 2 जुड़ के आएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2। ऐसे निकाय ऐसे दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग, यानी दोनों के वर्ग करने हैं और दोनों को जोड़ना है, और वो बराबर किसके आना चाहिए, 290 के। अब इनको हल कर लो। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा एक्स गुणा 2 तो कितना आ जाएगा 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 बराबर 290। एक्स सर्व समीकरण लगाइए। देखो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कई बाद में देखते रहते हैं कि 2 से 4 कैसे आ गया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी b का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 2 गुणा x तो ये बना है 4x, 2x स्क्वायर जुड़ गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 को इधर ले आओ माइनस में आ जाएगा बराबर में 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 को घटाएंगे, 4 घटाएंगे 290 में से तो आ जाएगा माइनस का 1, 286 बराबर 0। अब पूरी समीकरण में अगर किसी चीज़ का भागजार है तो दे दो, तो 2 का पूरी समीकरण में भागजार है, ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ये 143 और ये 0 में 2 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, 0 में भाग दिया तो 0 रह गया, इधर भाग दिया तो ये बन गया। अब इसके गुणनखंड कर सकते हो या श्रीधराचार्य विधि से, किसी भी विधि से हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम श्रीधराचार्य विधि से कर लेंगे इसको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac फोन में 2a, तो माइनस बी कितना है 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा सी कितना है माइनस 143। निशानों की पूरी ध्यान रखनी है, क्योंकि मानक समीकरण में तो कोई प्लस का निशान माइनस का निशान है नहीं, ये होती है। तो अगर कोई माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब वो इन अचरों के साथ में है। तो ये आ गया बटे में 2a 2 गुणा 1, तो माइनस 2 प्लस माइनस ये कितना आया 4, माइनस इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और ये आ गया आपके पास 572 और ये 2 माइनस है तो मिलके क्या बन गया प्लस और बटे में 2, तो ये माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 बटे में 2, तो ये माइनस 2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 का वर्ग है ये 576, तो 24 आ गया बटे में 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा माइनस 2 प्लस 24 बटे 2, माइनस 2 में 24 में से माइनस 2 घट जाएंगे 22 बटे 2, कितना आ गया 11। तो संख्या पहली हमारे पास कितनी आ गई 11 आ गई। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो जब हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस 2 माइनस 24 बटे 2 तो ये आ गया माइनस 26 बटे 2, माइनस का 13। तो माइनस में चिन्ह आए क्योंकि
क्रमागत संख्या है तो ये इसने पहले ही कही हुई है बात कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो हमारे लिए अग्रणीय चीज़ हो गई, क्योंकि हमें माइनस में नहीं चाहिए, हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आया, 11 आया, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक 11 प्लस 2 बराबर 13, क्योंकि x 11 है तो x प्लस 2 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आज के इस भाग में हमने 3.2, 3.3 और 3.4 का लगभग पूर्ण अध्ययन कर लिया है। बीच में अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का क्रमांक लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।